हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंटीनेटल केयर, जिसमें एंटीनेटल विजिट्स हम लोग देख रहे थे कि जो एसेंशियल कंपलसरी विजिट्स है वो कब कब होनी चाहिए। उसके साथ प्रेगनेंसी में कौन कौन सा हेल्थ चेकअप या कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं वो सब हम देख चुके हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। Then what intervention should be given during antenatal care? We have seen iron, folic acid supplementation, calcium supplementation, immunization against tetanus, advice for nutrition, family planning. These things female should be advised. Then risk approach हमने देखा था कि रिस्क अप्रोच किस तरह से रूल आउट किया जाता है, कौन से फीमेल्स जो है वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जो एल्डरली, प्राइमी, शॉर्ट स्टेचर, माल प्रेजेंटेशन, प्री एक्लाम्सिया एंड एक्लाम्सिया, हाइड्रोमनियस, अनीमिया, ट्विंस। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट विजिट में पहले प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अ मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड should be duly completed for every woman registered। तो जो बर्थ रजिस्टर होता है, प्रेगनेंसी का रजिस्टर होता है, सो इट कंटेन्स रजिस्ट्रेशन नंबर आइडेंटिफाइंग डाटा, प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री एंड मेन हेल्थ इवेंट्स। तो जो एक मातृत्व कार्ड जैसे गुजरात में दिया जाता है, उस तरह से कार्ड मदर को दिया जाता है जिसमें ये सारी डिटेल्स होती है, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी के बाद बेबी की इम्यूनाइजेशन, सारी डिटेल्स उसमें होती है। दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। होम विजिटिंग बाय फीमेल हेल्थ वर्कर इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल MCH सर्विसेज। तो आशा वर्कर्स या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स होती है, वो होम विजिट करती है। जहाँ जैसे ही उनको पता चलता है कोई प्रेग्नेंट वुमन उनके एरिया में है, तो वो हेल्थ विज़िट करते हैं, या उनके जो एरियाज़ डेजिग्नेटेड होते हैं वहाँ पे प्रेगनेंसीज वो रूल आउट करके वहाँ पर हेल्थ विज़िट, होम विज़िट देने जाते हैं। सो दैट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल MCH सर्विस। देन प्री नेटल एडवाइस। तो जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो उनके काम क्या क्या होते हैं, प्री नेटल एडवाइस कराना। सो उसमें क्या होता है, अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर इज एंटीनेटल एंड प्रीनेटल एडवाइस। सो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो डाइट, टोटल वेट गेन जो है प्रेगनेंसी में वो मिनिमम 12 kgs होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 kgs एंड रिमेनिंग 2 ट्राइमेस्टर सेकेंड एंड थर्ड में 5 kgs वेट गेन होना ज़रूरी है। देन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल क्लीनलीनेस, रेस्ट एंड स्लीप, बॉवेल हैबिट्स, एक्सरसाइज, स्मोकिंग। एक्सरसाइज जो है माइल्ड एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में करनी चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, डेंटल केयर और करनी चाहिए, और सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी अवॉइडेड। सो इन चीज़ों का ध्यान, इसके बारे में एडवाइस पर्सनल हाइजीन में इंक्लूड होता है। उसके बाद ड्रग्स, कौन से ड्रग्स फीमेल कंज्यूम कर रही है, उसकी कोई एलर्जिक रिएक्शंस, प्रीवियस एलर्जीज रूल आउट करना, ये सब। उसके बाद रेडिएशंस को अवॉइड करना, और वार्निंग साइंस के बारे में पहले ही फीमेल को अलर्ट करना। वार्निंग साइंस जैसे कि स्वेलिंग ऑफ द फीट, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लीडिंग और डिस्चार्ज पर वजाइना, एनी अदर अनयूजुअल सिम्टम्स। तो इनके बारे में, वार्निंग साइंस के बारे में फीमेल को पहले अलर्ट कर दिया जाता है कि अगर फीट पर स्वेलिंग हो या फिर सीवियर हेडेक हो, ब्लरिंग ऑफ विजन हो, तो ये जो साइंस है ये सब हाई ब्लड प्रेशर के हैं, जो कि एक्लाम्सिया की ओर इंडिकेट करते हैं। तो ये वार्निंग साइंस है, अगर ऐसे पता चलते हैं तो तुरंत उन्हें हेल्थ केयर में विज़िट करना
ज़रूरी होता है। Then specific health protection, it includes the anemia, other nutritional deficiencies, toxemias of pregnancy, tetanus, syphilis, जर्मन measles, RH स्टेटस। तो स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए पहले इन सब के बारे में रूल आउट करना ज़रूरी है कि एनेमिक तो नहीं है फीमेल, या कोई और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, टॉक्सिमिया है प्रेगनेंसी का, तो इनकी ट्रीटमेंट कराना। RH स्टेटस मदर का अगर नोन है तो उसके बारे में फिर प्रिपरेशन करके रखना। HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी एंड प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग, तो ये सब चीज़ें स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन में आती है। देन मेंटल प्रिपरेशन ऑफ द फीमेल फॉर डिलीवरी, फैमिली प्लानिंग एंड पीडियाट्रिक कंपोनेंट, पीडियाट्रिक केयर किस तरह से करनी चाहिए, ये सब। तो एंटीनेटल केयर में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। देन कम्स इंट्रानेटल केयर। So intranatal means the care which should be taken during the delivery or childbirth. So childbirth is a normal physiological process, but complications may arise. जो चाइल्ड बर्थ ये एक्चुअली तो नॉर्मल वैसे प्रोसेस है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वो किस तरह से? तो सेप्टिसीमिया, इट कैन बी रिजल्ट ड्यू टू अनस्किल्ड एंड सेप्टिक मैनिपुलेशन। अगर प्रॉपर सेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं तो सेप्टिसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा उसी के साथ टिटेनस नियोनेट्रम फ्रॉम द यूज़ ऑफ अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। बेबी की कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए रूरल एरियाज़ में जहाँ कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पर इन सब के चांसेस होते हैं कि अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से बेबी को टिटेनस नियोनेट्रम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। The need for effective intranatal care is therefore crucial even if the delivery is going to be normal one. डिलीवरी अगर नॉर्मल भी होती है फिर भी इफ़ेक्टिव इंटरनेटल केयर होना बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है। द एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन क्लीनलीनेस। तो इन सब में जो है क्लीनलीनेस में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाना चाहिए। इट इंक्लूड्स क्लीन हैंड्स एंड फिंगर नेल्स, क्लीन सरफेस फॉर डिलीवरी, क्लीन कॉर्ड केयर। डिलीवरी के लिए सरफेस क्लीन होना चाहिए, जो डिलीवरी कंडक्ट कर रहा है उसकी हाइजीन मेंटेन इम्पोर्टेंट है। और क्लीन कॉर्ड केयर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस जिसके लिए कटिंग के लिए क्लीन ब्लेड, न्यू ब्लेड यूज़ करना चाहिए। और क्लीन टाई फॉर द कॉर्ड, जो भी कॉर्ड है उसको क्लैम्प करने के लिए जो क्लैम्प है वो क्लीन होना चाहिए। नो एप्लीकेशन ऑन कॉर्ड स्टम्प। जनरली कॉर्ड को क्लैम्प करने के बाद, कट करने के बाद रूरल एरियाज़ में कई जगह पर काऊ डंग या ऐसी कुछ चीज़ें यूज़ की जाती है, वहाँ पर अप्लाई की जाती है कॉर्ड स्टम्प पर। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से टिटेनस नियोनेट्रम के का परसेंटेज पहले बहुत हाई हुआ करता था, जो कि अब कंट्रोल्ड है। कीपिंग बर्थ कैनल क्लीन बाय अवॉइडिंग हार्मफुल प्रैक्टिसेस। जो बर्थ कैनल है उसको भी हाइजीनिक और क्लीन रखना ज़रूरी होता है। और इनमें भी कुछ हार्मफुल प्रैक्टिसेस होती है जो अवॉइड होना ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट का कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर उनको ट्रेनिंग देकर उनको रूरल एरियाज़ में डिलीवरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो उसका मेन मोटिव यही है कि उनको सेप्टिक प्रिकॉशंस की ट्रेनिंग दी जाती है। और उसी के साथ फीमेल को जब उसकी लास्ट विज़िट होती है उस वक्त डिस्पोजेबल डिलीवरी किट दिया जाता है। इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि डिस्पोजेबल डिलीवरी किट के कंटेंट्स क्या होते हैं। तो डिस्पोजेबल डिलीवरी किट ये फीमेल को उसकी लास्ट चेकअप के वक्त दिया जाता है, जो कि उसे ट्रेन बर्थ अटेंडेंट या दाई जो है उसको देना होता है, और वो उसको ओपन करेगी at the time of delivery only. So let's see what it contains. To maintain a septic precaution, mother in rural areas during last antenatal checkup provided with DDK by health worker.
which should be opened by TBA only at the time of delivery. So what are the contents? Then DDK contains one gauze piece, two ligatures, razor blade, one soap, 10 ml antiseptic lotion, cotton 10 grams and chloramphenicol applicaps 2. So ये कंटेंट्स है डिस्पोजेबल डिलीवरी किट के. So all these contents are sealed and sterilized by gamma radiation, and the other variant of DDK is Suraksha, which contains first 4 items only. So Suraksha नाम से भी एक वेरिएंट इसका आता है जिसमें पहले 4 आइटम होते हैं, गॉज पीस, लाइगेचर, रेजर एंड सोप. सो ये सुरक्षा किट होता है. एम ऑफ गुड एंड इंटरनेटल केयर इज थॉरो असेप्सिस, जो कि मेंटेन होना चाहिए इंटरनेटल केयर में, वही उसका एम है. डिलीवरी विथ मिनिमम इंजरी टू द इन्फेंट एंड मदर, readiness to deal with complications such as prolonged labor, antepartum hemorrhage, convulsions, malpresentation, prolapse of cord. तो कॉम्प्लिकेशन कब अराइज हो सकते हैं, उसकी वार्निंग साइंस या जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में टीबी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट या दाई जो है उसको ट्रेन कर दिया जाता है कि वो डिटेक्ट कर सके जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है, अनफोर्सीन इवेंट्स है जो कि हो सकते हैं, उसको उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है कि वो उसको तुरंत पहचाने और फीमेल को जो है, मदर को जो है तुरंत रेफ़र करे. सो ऐसी कंडीशंस जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर, एंटीपार्टम हीमरेज अगर होता है, कन्वल्जन्स, माल प्रेजेंटेशन और प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड, ऐसी चीज़ें अगर डिटेक्ट होती है तो तुरंत उसको रेफ़र किया जाता है हायर सेंटर्स में. केयर ऑफ द बेबी एट डिलीवरी, रिसब्सिटेशन, केयर ऑफ कॉर्ड, केयर ऑफ आइज़. सो डिलीवरी के बाद बेबी की कॉर्ड केयर, आई केयर और रिसब्सिटेशन, इन चीज़ों के बारे में दाई है उसको ट्रेन किया जाता है. और उसके बारे में रूरल एरियाज़ में इन सब की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ पर सब सेंटर या PHC है जहाँ डिलीवरी कंडक्ट होती है तो वहाँ पर इन चीज़ों का डिफ़ॉल्ट ध्यान रखा जाता है. उसके बाद जो कंपोनेंट है पोस्ट नेटल केयर, एंटीनेटल और इंटरनेटल, इसके बारे में भी सेपरेट क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं. सो पोस्ट नेटल केयर, it includes the care of mother after delivery. Care of mother and newborn after delivery is known as postnatal care. सो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं. केयर ऑफ मदर विच इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन, एंड केयर ऑफ न्यू बॉर्न विच इज़ combined responsibility of both obstetrician and pediatrician. Then the care of mother, so objectives क्या है इसके, to prevent complications of postpartum period. postpartum period के जो कुछ complications हो सकते हैं उनको avoid करना, prevent करना. To provide care for rapid restoration of mother to optimum health. मदर को उसकी हेल्थ रिगेन करने के लिए, रैपिड रिस्टोर करने के लिए केयर प्रोवाइड करना. एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसको प्रिपेयर करना या चेक करना, ये एक ज़रूरी कंपोनेंट होता है. टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और बेसिक हेल्थ एजुकेशन टू मदर. सो ये पोस्टपार्टल पीरियड के ऑब्जेक्टिव्स है. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या अराइज हो सकते हैं पोस्टपार्टल पीरियड में. सो द सर्टन कॉम्प्लिकेशंस may arise which should be recognized early and deal with promptly. तो उनके बारे में जल्दी से उस पर डील करना और रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी होता है. तो कैसे कौन से होते हैं वो, पर्पुरल सेप्सिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सेकेंडरी हीमरेज एंड अदर्स. सो पर्पुरल सेप्सिस मतलब डिलीवरी के वक्त अगर असेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं ली जाती जिसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है पर्पुरल, तो उसके बारे में उसे डायग्नोज करना और उसको ट्रीट करना. थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सेकेंडरी हीमरेज एंड अदर्स कॉम्प्लिकेशंस को रूल आउट करना. देन ब्रेस्ट फीडिंग, फैमिली प्लानिंग एंड बेसिक हेल्थ एजुकेशंस के बारे में फीमेल को एजुकेट करना.
ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पोस्टपार्टल केयर के। देन नियोनेटल केयर, early neonatal care includes the first week of all life is the most crucial period in the life of infant. So फर्स्ट वीक जो होता है नियोनेटल केयर जो होती है फर्स्ट वीक में ली जाती है। एक्चुअली नियोनेट जो होता है उसका पीरियड जो होता है 4 वीक्स तक बेबी को नियोनेट कहा जाता है। सो जो उस पीरियड में जो केयर ली जाती है दैट इज नियोनेटल केयर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नियोनेटल केयर, early neonatal care that establishment and maintenance of cardiorespiratory functions। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, बेबी के कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस को इस्टेब्लिश करना। अर्ली न्यूनेटल केयर में आता है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शन, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री फीडिंग रेजिमेंट एंड अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स स्पेशली इन्फेक्शंस। सो पीडियाट्रिशियन का ये काम होता है, जो भी बेबी को हैंडल करता है, या फिर रूरल सेटअप्स में सिस्टर्स नर्सेस वही होते हैं। सो बेबी को कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, अगर कोई इन्फेक्शन है उसको रूल आउट करना, अवॉइड करना, और जो फीडिंग रेजिमेंट है सेटिस्फैक्ट्री, तो बेबी को कितने कितने देर में फीड करना है ये मदर को एजुकेट करना। उसके बाद कंजेनाइटल एनामोलीज अगर है तो उसको अर्ली डिटेक्ट करना, एंड कुछ और डिसऑर्डर्स है तो उसको रूल आउट करना, ये सब न्यूरोनेटल केयर में आता है। कंजेनाइटल इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, ह्यूमन हर्पीज वायरस, ह्यूमन syphilis is associated with high mortality rate in neonate। so कंजेनाइटल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको रूल आउट करना ज़रूरी होता है, जो कि एक मेन रीज़न है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी की। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इमीडिएट केयर इंक्लूड्स द क्लियरिंग द एयरवे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार्डियोरेस्पिरेटरी फंक्शन इज क्लियरिंग द एयरवे। So clearing the airway, suction to remove mucus and amniotic fluid, resuscitation if natural breathing fails, and all labor ward should be equipped with resuscitation equipments including oxygen। तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड को सक्शन का म्यूकस सक्शन करने के लिए सक्शन मशीन होना ज़रूरी है, और अगर ब्रीदिंग एस्टेब्लिश नहीं होती है तो रिससिटेशन का प्रिपरेशन या इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी है। दैट इंक्लूड्स इन द इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। देन अबगार स्कोर इस्टेब्लिश करना, रिकॉर्ड करना, care of cord, care of eyes, skin, and maintenance of body temperature. Then breastfeeding. It should be initiated within a, an hour of birth instead of waiting several hours। breastfeeding जो है वो बर्थ के तुरंत बाद शुरू होनी चाहिए। क्लोज मदर चाइल्ड रिलेशनशिप नोन एज बॉन्डिंग। सो कंगारू केयर उसे कहते हैं कि उस मदर और चाइल्ड के बीच क्लोज बॉन्डिंग ज़रूरी है, जिसके लिए सजेस्ट किया। कंगारू मदर केयर जो है वो इसके लिए सजेस्ट की जाती है। देन द फर्स्ट मिल्क विच इज़ कॉल्ड कोलोस्ट्रम इज़ मोस्ट सुटेबल फूड फॉर बेबी ड्यूरिंग दिस अर्ली पीरियड बिकॉज इट कंटेन्स हाई कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स अदर न्यूट्रिएंट्स। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें ये होती है, एंटीबॉडीज़ जो है वो उसमें इंक्लूड होती है। मदर मिल्क में प्रोटीन्स होते हैं, तो जिसकी वजह से जो मदर मिल्क जो है स्पेशली कोलोस्ट्रम जो है वो ज़रूरी होता है। सप्लीमेंट्री फीड्स आर नॉट नेसेसरी ड्यूरिंग एक्चुअली फॉर 6 months बेबी शुड बी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड। उसको अदर सप्लीमेंट्री फीड की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इन बातों के बारे में एजुकेट करना ज़रूरी होता है। Then neonatal examination,
जो एबनॉर्मेलिटीज़ है उसको रूल आउट करने के लिए या फिर एग्ज़ाम करना ज़रूरी होता है। बेबी को साइनोसिस डिटेक्ट करना, एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर इम्परफोरेटेड एनस है उसको डिटेक्ट करना, परसिस्टेंस वोमिटिंग्स अगर बेबी को है तो उसे रूल आउट करना है। साइंस ऑफ सेरेब्रल इरिटेशन लाइक ट्विचिंग, कन्वल्जन्स, नेक रिजिडिटी, बल्जिंग ऑफ एंटीरियर फोंटेनल। तो ये सब चीज़ें जो है जो एक कॉम्प्लिकेशंस है जो नॉर्मल लेबर के दौरान राइज हो सकते हैं, तो इनको रूल आउट करना ज़रूरी होता है। देन टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी अगर है, अगर प्रीटर्म लेबर है, प्रीटर्म बेबी है या फिर बर्थ वेट जो है लेस लो बर्थ वेट अगर बेबी होता है तो टेम्परेचर की इंस्टेबिलिटी कॉमन होती है जिसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। देन neonatal examination includes body size, body temperature, skin should be observed for cyanosis of lips, skin, jaundice and pallor, cardiorespiratory activities, head and face, abdomen, limbs and joint and external genitalia. So these uh, things should be observed. देन जिस तरह से हमने एट रिस्क मदर देखा था उसी तरह से एट रिस्क इन्फेंट्स जो है उनको भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। सो बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg आर एट रिस्क इन्फेंट्स। तो अगर 2.5 किलो से कम अगर बेबी है तो उसको एट रिस्क कैटेगरी में इंक्लूड करके उसको स्पेशल केयर दी जाती है। ट्विंस अगर है तो उनको भी एट रिस्क में इंक्लूड किया जाता है। बर्थ ऑर्डर 5 और मोर, मतलब पहले ही 5 से ज़्यादा बच्चे अगर है तो फिफ्थ और सिक्स अबो बर्थ अगर होता है सो दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एट रिस्क। चिल्ड्रन विथ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड डायरिया, वर्किंग मदर और वन पेरेंट, तो ये सब भी क्राइटेरियाज हैं एट रिस्क इन्फेंट्स के लिए। लेट न्यूनेटल केयर इंक्लूड्स द रिमेनिंग 3 वीक्स ऑफ न्यूनेटल पीरियड, जो कि मैंने कहा था कि न्यूनेटल पीरियड 4 वीक्स का होता है जिसमें फर्स्ट वीक इट इज कंसिडर्ड एज अर्ली न्यूनेटल पीरियड एंड remaining 3 weeks are considered as late neonatal period. So they carry the common serious hazard of infection and failure of satisfactory nutrition. तो पहला वीक जो है वो बेबी के कंजेनिटल एनामोलीज डिटेक्ट करना या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को इस्टेब्लिश करना, ये सब एसेंशियल केयर उसमें होती है। लेकिन जो लेट नियोनेटल केयर होता है उसमें जो कंसर्न्स होते हैं वो जनरली इन्फेक्शन और न्यूट्रिशन से रिलेटेड होते हैं। डायरिया एंड न्यूमोनिया आर द मेजर किलर्स इन लेट नियोनेटल लाइफ। तो डायरिया और न्यूमोनिया जो है उनके अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रिकॉशंस वैक्सीनेशंस होना ज़रूरी होता है, जो कि लेटर फेज में होता है एक्चुअली, लेकिन फिर भी दे आर द मेजर किलर्स इन लेट नियोनेटल लाइफ। तो ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि डायरिया और निमोनिया, डायरिया नंबर 1 पर आता है और निमोनिया नंबर 2 पर आता है, जो कि अंडर 5 जो डेथ रेट है उसमें सबसे बड़े मेजर कॉज जो है वो डायरिया और निमोनिया होते हैं। देन चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेन हेल्थ प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन चाइल्ड पॉपुलेशन कंप्राइज द फॉलोइंग। जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं वो मेजरली क्या क्या उनमें कंसिस्ट होता है, तो लो बर्थ वेट, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन एंड पैरासाइटोसिस, एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो इन सब में सबसे ज़रूरी होता है लो बर्थ वेट होना, माल न्यूट्रिशन होना और इन्फेक्शन पैरासाइटिज्म। तो ये चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम सबसे मेजर होते हैं। सो फर्स्ट जो है विल सी लो बर्थ वेट। हाई इंसिडेंस ऑफ एलबीडब्ल्यू इज एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन एंड हाई रिस्क ऑफ पेरीनेटल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो ये उसमें ज़रूरी होता है कि अगर लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं तो उनमें आगे चलकर ये कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन या फिर मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी देखी जाती है। LBW is the single most important factor determining survival chances of child। अगर जो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं
उनमें उनमें अगर सर्वाइवल के चांसेस डिटेक्ट करने हैं तो वो मेन रीज़न होता है कि बेबी का सर्वाइवल प्रॉपर हो पाएगा या नहीं. इट डिपेंड्स टू मेजरली ऑन birth weight of baby. The lower birth rate weight, the lower is the survival chance. Many of them becomes victims of protein energy malnutrition and infections. So it is a vicious cycle of PEM and infections. अगर माल न्यूट्रिशन होता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन प्रोवोक होता है और इन्फेक्शन की वजह से फिर से माल न्यूट्रिशन होता है. सो दैट इज़ अ साइकिल कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन चिल्ड्रन. Then malnutrition makes the child more susceptible to infection, and malnutrition in infancy and childhood leads to stunted growth. So stunting and wasting ये दो तरह के माल न्यूट्रिशन है जो हम न्यूट्रिशन चैप्टर में देखने वाले हैं. लेकिन स्टंटेड ग्रोथ मतलब बच्चों की हाइट जो है वो एज के अकॉर्डिंग बढ़ती नहीं है. वेट हाइट और वेट के प्रोपोर्शन में ये हाइट से ज़्यादा रिलेटेड होता है. तो malnutrition is a major cause for stunted growth, and they are more susceptible for infection. Prevention and appropriate treatment of diarrhea, measles, and other infections in infancy and early childhood are important to reduce malnutrition rate. So इन्फेक्शंस जो है डायरिया मीजल और अदर इन्फेक्शन उनको अगर कंट्रोल किया जाता है तो माल न्यूट्रिशन जो है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. हाइट फॉर एज, low height for age, this is also known as nutritional stunting और dwarfing. So जैसा कि अभी मैंने कहा कि stunted growth जो है वो malnourished बच्चों में रहती है. that is depend on height. अगर एज के अकॉर्डिंग हाइट बढ़ती नहीं है dwarfism में, that reflects the chronic malnutrition. and weight for age, कि अगर एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशनल वास्टिंग. लो वेट फॉर हाइट, हाँ लो वेट फॉर हाइट, सॉरी एज नहीं, अगर हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है दैट इज नोन एज न्यूट्रिशनल वास्टिंग और इमेसिएशन, दैट इज एक्यूट माल न्यूट्रिशन. एंड उसको रिकवर करना या ट्रीट करना ईजी होता है रादर देन स्टंटिंग या ड्वार्फिंग को ट्रीट करना. तो स्टंटिंग और ड्वार्फिंग जो है दे आर द इट रिफ्लेक्ट्स द पास्ट एंड क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन. सो वाइवाज में इसके बारे में डिफरेंस जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टंटिंग एंड वास्टिंग. सो यू शुड नो दैट micronutrient malnutrition refers to a group of conditions caused by deficiency of essential vitamins and minerals like vitamin A, calcium, iodine, iron and zinc. सो इनकी डिफिशियंसी की वजह से जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन होता है. एंड मेजर न्यूट्रिशनल एनीमिया, सो न्यूट्रिशनल एनीमिया जो है आयरन की डिफिशियंसी से होता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से होता है. सो जिसकी वजह से क्या होता है, सो एनीमिया रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस टू फटीग इवन इम्यूनिटी. जो आयरन जो होता है वो इम्यूनिटी भी जिसकी वजह से बेबीज़ में चिल्ड्रन में कम रहती है. रेजिस्टेंस टू फटीग, जल्दी बच्चे थक जाते हैं. इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बिहेवियर. सो फिजिकल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए भी आयरन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. सो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. Till then, today we have seen antenatal, intranatal, postnatal care and neonatal care, and we have started the child health problems. Child health problems जो है वो भी एक important component है. लार्ज क्वेश्चन इस पर भी पूछा जा सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.